नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक्सियोस के बारे में। एक्सियोस हमारी एक लाइब्रेरी होती है जिसकी मदद से हम अपनी HTTP रिक्वेस्ट को क्रिएट करते हैं। अब अभी तक हमने बात की है अपने फेच मेथड की, एंड एक्सियोस क्या करती है, इंटरनली फेच को यूज़ करती है। बट ये कह सकते हैं एक और थोड़ा सा कॉम्पैक्ट, एक और थोड़ा सा बेटर तरीका है अपनी रिक्वेस्ट को भेजने का। तो हम एक्सियोस को यूज़ करके भी सेम HTTP रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अब एक्सियोस के बारे में और इन्फॉर्मेशन के लिए हम एक्सियोस के लिंक पर जा सकते हैं। एक्सियोस गिटहब के लिए सर्च कर सकते हैं और ये हमारी एक्सियोस का लिंक आ जाएगा। अब जनरली एक्सियोस एक लाइब्रेरी है तो उसको इंस्टॉल भी किया जा सकता है। तो ये npm इंस्टॉल एक्सियस, बावर इंस्टॉल एक्सियस, यान ऐड एक्सियोस, तो इस तरीके से कई सारे डिफरेंट इंस्टॉल करने के लिंक हैं। बट हम इसको इंस्टॉल नहीं करने वाले अभी। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसका जो CDN लिंक है इसे कर लेंगे कॉपी। तो ये हमारा जो CDN लिंक है इसे अपने HTML के अंदर इंक्लूड करके हम अपने एक्सियोस को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर बॉडी के अंदर जाएंगे और app.js से पहले हम अपने स्क्रिप्ट टैग को कर लेंगे ऐड। इसे हमने कर लिया सेव। अब app.js के अंदर जाकर हम एक्सियोस को यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो सेम कोड हमने लिखा था इसको अब हम एक्सियोस से लिखेंगे। इसको पहले तो कर लेते हैं कमेंट आउट। एंड एक्सियोस से कोड लिखने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, अपना असिंक अवेट कॉम्बिनेशन तो हम सेम रखेंगे। यानी इस तरीके से असिंक फंक्शन बनाएंगे, उसके अंदर ट्राई कैच ब्लॉक्स को यूज़ करेंगे और अवेट भी करेंगे। बट इस बार फेच की जगह हम करेंगे एक्सियोस डॉट गेट। तो एक्सियोस से डेटा फेच करने के लिए हमारे पास कई सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं। जैसे अगर हम एक्सियोस से एक गेट रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं तो हम लिखते हैं एक्सियोस डॉट गेट। अगर हम चाहें तो पोस्ट रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं एक्सियोस डॉट पोस्ट। बट अभी हम सिर्फ गेट रिक्वेस्ट के बारे में बात करेंगे तो हम लिखते हैं एक्सियोस डॉट गेट और फिर अपना URL। तो इससे क्या होगा, ये जो डॉट गेट मेथड है एक्सियोस का, ये हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा और फिर उस प्रॉमिस के ऊपर हम डिफरेंट अपने मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो कुछ इस तरीके से अपने असिंक एंड अवेट के कॉम्बिनेशन को यूज़ कर सकते हैं। अब एक्सियोस को यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ी अगर हमारे पास ऑलरेडी फेच मेथड था? तो एक्चुअली फेच के अंदर जब हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा था तो वो एक रीडेबल स्ट्रीम में था, पर वो एग्जैक्ट जेसन डेटा नहीं था। तो हमें क्या करना पड़ रहा था, उस डेटा को पार्स करना पड़ रहा था। पर एक्सियोस के अंदर डायरेक्टली हमारे पास एग्जैक्ट रिस्पॉन्स आता है जो हमें चाहिए। उसके अंदर हमें डेटा को उस तरीके से पार्स नहीं करना पड़ता जैसे हम फेच के अंदर करते हैं। तो हमें एक बेटर मेथड मिल जाता है अपने डेटा को, रिस्पॉन्स को डायरेक्टली एक्सेस करने का। तो लिखने के लिए हम दोबारा से वही असिंक फंक्शन बनाएंगे, गेट फैक्ट्स। इनफैक्ट वी कैन लिटरली कॉपी द सेम कोड। इस सेम कोड को हम कॉपी कर लेते हैं और इसे अनकॉमेंट कर देते हैं। तो ये हमारा गेट फैक्ट्स का कोड हो गया। और अभी के लिए सिर्फ एक सिंगल रिक्वेस्ट हम भेजेंगे। ये console.log बाय हम हटा लेते हैं, सेव। एंड इस बार ये वाला जो मिडिल वाला स्टेप था इसको हम हटा सकते हैं और डायरेक्टली हम अपने रिस्पॉन्स को प्रिंट करवाएंगे। और यहाँ फेच URL की जगह हम लिखने वाले हैं एक्सियोस डॉट गेट और गेट के अंदर पास कर देंगे अपना URL। तो इतने पार्ट को कर लेते हैं सेव एंड यहाँ पर आकर रिफ्रेश। तो अब गेट फैक्ट्स को हम कॉल लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ गया, डायरेक्टली हमारा ये रिस्पॉन्स आ गया। और इस रिस्पॉन्स के अंदर अब रीडेबल फॉर्मेट नहीं, डेटा के अंदर हमारा प्रॉपर डेटा हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हम सिंपली लिख सकते हैं रिस्पॉन्स डॉट डेटा, सेव, रिफ्रेश, गेट फैक्ट्स। तो हमारा पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा और डेटा के अंदर हम चाहें तो डॉट फैक्ट कर सकते हैं तो हमारा फैक्ट ही आ जाएगा प्रॉपर प्रिंट होकर। तो इस तरीके से डेटा को जो दोबारा पार्स करने वाला स्टेप था उसको हमने रिमूव कर दिया एक्सियोस से और हम डायरेक्टली अपने जेसन डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा JS के साथ HTML को भी कनेक्ट करेंगे। इस नीचे वाले कोड को हम हटा सकते हैं क्योंकि ये बस रिडंडेंट है। हमने अभी जो कोड लिखा है हम अपने बॉडी के अंदर एक H1 बना लेते हैं हेडिंग और इसके अंदर हम लिखेंगे गेट रैंडम कैट फैक्ट्स और फिर हम एक बटन बना लेते हैं शो न्यू फैक्ट और इसके नीचे हम बना सकते हैं अपना कोई पैराग्राफ और पैराग्राफ को हम एक ID दे सकते हैं रिजल्ट या इसे हम एक ID दे सकते हैं फैक्ट। इसे कर लेंगे रिफ्रेश। तो बेसिकली हमारे पास आ गया गेट रैंडम कैट फैक्ट्स और हमने एक बटन बना लिया शो न्यू फैक्ट।
हम चाहते हैं जैसे ही इस बटन को क्लिक किया जाए हमारे पास नीचे जो पैराग्राफ है, मतलब एलिमेंट्स में बॉडी के अंदर ये जो हमारा पैराग्राफ है अभी जो खाली है, इसके अंदर हमारा नया फैक्ट आ जाए। तो अभी तक तो हमने कंसोल के अंदर फैक्ट को प्रिंट करवाया, हम चाहते हैं वो HTML के अंदर भी प्रिंट होकर आ जाए। तो वो चीज़ हम एक बार करने वाले हैं। तो app.js के अंदर जाकर हमारा फंक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जो हमारे URL को कॉल करेगा और उससे हमारे पास एक रैंडम फैक्ट आ जाएगा। पर उससे पहले, क्योंकि हम चाहते हैं बटन के क्लिक होने पर कुछ होना चाहिए, तो इस बटन के लिए हम एक इवेंट लिसनर ऐड कर सकते हैं। लेट btn इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। हमारे पास क्योंकि सिंगल बटन है तो हम बटन को एक्सेस कर लेंगे और बटन के ऊपर हम ऐड कर देंगे एक इवेंट लिसनर जो क्लिक इवेंट को यूज़ करेगा। उसके बाद हम एक कॉल बैक ऐड कर देंगे और ये इस कॉल बैक से अभी हम बस प्रिंट करवाने वाले हैं बटन वॉज क्लिक्ड। से कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो जैसे ही बटन को क्लिक करेंगे हमारे पास प्रिंट होकर आता रहेगा बटन वॉज क्लिक्ड। अब जैसे ही बटन को हम क्लिक करवा रहे हैं वैसे ही हम चाहते हैं कि बटन को क्लिक करवाने से हमारे गेट फैक्ट्स वाले फंक्शन के पास एक कॉल चली जाए और हमारे पास एक रैंडम फैक्ट आ जाए। तो हम चाहते हैं जैसे ही बटन क्लिक हो वैसे ही एक कॉल चली गई गेट फैक्ट्स को और गेट फैक्ट से हमारे पास कोई रैंडम फैक्ट आ जाए। लेट फैक्ट इज इक्वल टू गेट फैक्ट्स। यहाँ से इसका नाम फैक्ट की जगह हम कर लेते हैं आउटपुट या रिजल्ट, इसे कर लेते हैं आईडी को रिजल्ट, ताकि बहुत सारे फैक्ट हों तो हम कंफ्यूज ना हो जाए। और ये गेट फैक्ट्स वाला फंक्शन क्या करेगा, ये एपीआई को कॉल करेगा और जो भी हमारे पास रिजल्ट के अंदर डेटा के अंदर फैक्ट होगा उसे ये रिटर्न करवा देगा। तो इस फंक्शन का काम है टू रिटर्न रिजल्ट डॉट डेटा डॉट फैक्ट। लेकिन अगर कोई भी एरर आ जाती है तो उस केस में क्या रिटर्न कराएगा, उस केस में रिटर्न कराएगा नो फैक्ट फाउंड। तो अगर हमारे पास कुछ भी गलत हो जाता है, लेट्स सपोज कल को ये एपीआई एंड पॉइंट काम करना बंद कर देता है, तो उस केस में हम रिटर्न करेंगे नो फैक्ट फाउंड। नहीं तो हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के अंदर जो भी डेटा होगा, डेटा के अंदर जो भी कैट वाला रैंडम फैक्ट होगा उसे हम रिटर्न कर देंगे। और जैसे ही वो फैक्ट यहाँ पर आएगा अभी के लिए उसे कंसोल डॉट लॉग करके हम करवा लेते हैं प्रिंट। इसको कर लिया हमने सेव, रिफ्रेश। जैसे ही बटन को क्लिक किया हमारे पास एक प्रॉमिस आया है, प्रॉमिस के अंदर एक रिजल्ट है अ कैट हैज़ एबिलिटी टू रोटेट देयर ईयर्स। तो इस तरीके से एक रिजल्ट आ गया। ये प्रॉमिस क्यों आ रहा है, प्रॉमिस इसलिए आ रहा है क्योंकि बेसिकली हम एसिक फंक्शन को कॉल लगा रहे हैं। तो ये जो कॉल है इसके लिए भी हमें अवेट करना पड़ेगा। अब ये क्योंकि एक असिंक फंक्शन है तो ये हमें हमेशा एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो फैक्ट है ये हमारा एक प्रॉमिस आ गया, इस प्रॉमिस के अंदर हमारा कुछ रिजल्ट होगा। तो हम इस प्रॉमिस के रिजॉल्व होने के लिए हमारा ये जो कॉल बैक है इसे एक असिंक टाइप का कॉल बैक बना सकते हैं और अपने गेट फैक्ट्स को भी हम अवेट कर सकते हैं। तो बेसिकली गेट फैक्ट्स एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, तो हमने क्या किया, अवेट को यूज करने के लिए इस वाले कॉल बैक को भी एसिंक्रोनस बना दिया। एंड जब गेट फैक्ट से फैक्ट आएगा तो ये जो प्रॉमिस होगा ये ऑलरेडी रिजॉल्व होगी वैल्यू। सेव, रिफ्रेश। इस बार हम गेट न्यू फैक्ट बटन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अपना एक फैक्ट आ जाएगा। तो कैसे चला ये काम, प्रोसेस कैसे हुआ, प्रोसेस में अभी हमने बटन के ऊपर ऐड इवेंट लिसनर किया। जैसे ही बटन पर क्लिक किया जाता है हमारा एक असिंक कॉल बैक रन करेगा। असिंक कॉल बैक गेट फैक्ट्स को कॉल लगाएगा। गेट फैक्ट्स जब तक वैलिड डेटा रिटर्न नहीं करता हम वेट करेंगे। तो गेट फैक्ट्स के अंदर हमारी एपीआई कॉल जाएगी, एपीआई कॉल में हम फैक्ट रिटर्न करेंगे। जैसे ही फैक्ट रिटर्न हो जाएगा उसको हम प्रिंट करवा रहे हैं। पर हम चाहते हैं कि जो ये रैंडम फैक्ट्स हैं जिनको हम प्रिंट करवा रहे हैं, ये रैंडम फैक्ट्स वाला डेटा हम अपने इस रिजल्ट के अंदर डालें। तो रिजल्ट को हम एक्सेस कर सकते हैं, लेट रिजल्ट या पैराग्राफ ही बोल देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। हमारी रिजल्ट वाली आईडी से हम इसे एक्सेस कर लेते हैं एंड पैराग्राफ के इनर टेक्स्ट के अंदर हम असाइन कर सकते हैं अपना फैक्ट। सेव, रिफ्रेश। तो शो न्यू फैक्ट, सेम फैक्ट आ गया। शो न्यू फैक्ट, तो अब दूसरा फैक्ट आ गया। शो न्यू फैक्ट, तीसरा फैक्ट आ गया। इस तरीके से हम डिफरेंट फैक्ट्स जो हैं उनको प्रिंट करवा सकते हैं और कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं कमेंट आउट। तो हमारा एक नया पेज बन गया जिसमें एक बटन के क्लिक करने पर हमारे पास रैंडम कैट फैक्ट्स जो हैं वो प्रिंट होते हैं फॉर एनी कैट लवर्स। इस तरीके से कई सारी डिफरेंट और एपीआईज भी एग्जिस्ट करती होंगी। हम चाहें तो सेम काम अपनी डॉग एपीआई के लिए भी कर सकते हैं। डॉग एपीआई के लिए कैसे कर सकते हैं, हम अपनी डॉग्स वाली एपीआई पर जा सकते हैं। दिस वाज आवर एपीआई, ये हमारा एपीआई एंड पॉइंट था। एक और वेरिएबल बना लेते हैं कुछ यहाँ पर, लेट url2 इज इक्वल टू दिस वैल्यू।
और ये डॉग एपीआई क्या करेगी, हम एक रैंडम इमेज ला कर देगी। तो सेम चीज़ कर लेते हैं, इस बार गेट रैंडम कैट फैक्ट्स की जगह गेट रैंडम इमेज को हम कॉल लगाएंगे शो, एंड ये हमारा रिजल्ट। तो ये हमने चेंज कर दिया अपने नाम। और अब app.js के अंदर ऊपर वाला ये जितना भी कोड है हमारा गेट फैक्ट्स का, इसका सिर्फ इतना पार्ट हम यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं और इस कोड को कॉपी करके कर देते हैं कमेंट आउट। अब हम इमेजेस को शो कराने के लिए कोड लिखेंगे। तो इस इमेजेस वाले कोड में सबसे पहले तो URL हमने ऑलरेडी लिख लिया है ऊपर, दिस इज माय URL2। तो हम किसे कॉल लगाएंगे, हम URL2 को कॉल लगाएंगे। जैसे ही बटन पर क्लिक किया जाए वैसे ही हम चाहते हैं कि हमारे पास हमारी इमेज आ जाए। तो अभी के लिए इमेज आ रही है नहीं आ रही है उस पर ध्यान नहीं देते। गेट इमेज का हम एक फंक्शन बनाएंगे, गेट इमेज में हम कॉल लगा रहे हैं अपने URL2 पर और हमारे पास कुछ रिजल्ट आ रहा है। जैसे ही रिजल्ट आ रहा है सबसे पहले तो हम console.log करके उस रिजल्ट को करवा लेंगे प्रिंट। तो अभी के लिए इवेंट लिसनर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, अभी के लिए गेट इमेज पर ध्यान देना है। और यहाँ लिख लेते हैं नो इमेज फाउंड, सेव, रिफ्रेश। जैसे ही हम अपने गेट इमेज पर कॉल लगाएंगे, गेट इमेज फंक्शन पर कॉल लगाई, हमारे पास ये डेटा आया, डेटा के अंदर रिजल्ट के अंदर डेटा है, डेटा के अंदर हमारे पास मैसेज है, मैसेज के अंदर URL है हमारी इमेज का। तो क्या है, रिजल्ट के अंदर डेटा है, डेटा के अंदर हमारे पास मैसेज है। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, इस बार एग्जीक्यूट करेंगे गेट इमेज को तो हमारे पास डायरेक्टली URL आएगा। URL को खोलेंगे तो URL के अंदर क्या है, URL के अंदर हमारे पास एक डॉग की इमेज है। तो हमें इसी डॉग की इमेज को प्रिंट करवाना है, यानी शो करवाना है। तो शो करवाने के लिए ये जो हमारा रिजल्ट है इसकी ID को, यानी इसे हम बना सकते हैं अपना एक इमेज टैग, और इमेज टैग की हम एक ID रख सकते हैं। और इसको ध्यान देना है, हमने अभी कोई सोर्स एट्रीब्यूट नहीं दिया, तो रिफ्रेश करेंगे तो कुछ प्रिंट नहीं होगा। तो सोर्स एट्रीब्यूट अभी नहीं दिया है, तो यहाँ से रिजल्ट डॉट मैसेज डॉट डेटा डॉट मैसेज, ये जो वैल्यू है ये रिटर्न हो जाएगी। मैसेज के अंदर क्या है, बेसिकली हमारी इमेज का URL है, नहीं तो हम रिटर्न कर देंगे नो इमेज फाउंड, या फिर हम सिंपली एक स्लैश भी रिटर्न कर सकते हैं, यानी खाली URL। और बटन के अंदर हम कॉल लगाएंगे अपने गेट इमेज को, गेट इमेज को कॉल लगाएंगे तो ये हमें कोई URL रिटर्न करेगा या कोई लिंक रिटर्न करेगा इमेज का, और उसके लिए हम अवेट कर सकते हैं। जैसे ही लिंक आ जाएगा हम console.log करके अपने लिंक को करवा देंगे प्रिंट। सेव किया, रिफ्रेश किया, अब शो बटन पर क्लिक करेंगे तो लिंक आ गया, दोबारा शो बटन पर क्लिक करेंगे सेकंड लिंक आ गया, तीसरी बार क्लिक करेंगे थर्ड लिंक आ गया। अब हम चाहते हैं इन लिंक्स को प्रिंट करवाने की बजाय हम एक्चुअली इनकी वैल्यू को असाइन करें। तो हम एक्सेस कर सकते हैं लेट इमेज इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, अपनी इमेज को एक्सेस कर लेते हैं इमेज टैग से, या रिजल्ट टैग से भी, रिजल्ट ID से भी एक्सेस कर सकते हैं रिजल्ट। और हम इमेज का जो सोर्स एट्रीब्यूट है इमेज डॉट सेट एट्रीब्यूट, अपने सोर्स की वैल्यू को, सोर्स एट्रीब्यूट की वैल्यू को सेट कर देंगे टू द लिंक। तो इमेज के अंदर सोर्स की वैल्यू जैसे ही इस लिंक के बराबर हो जाएगी वैसे ही हमारी इमेज हमें दिखने लग जाएगी। रिफ्रेश करेंगे, शो करने से क्या हुआ, सोर्स इज नॉट डिफाइंड, तो इस तरीके से रिफ्रेश कर लेते हैं शो, एंड इस बार क्या हुआ, हमारी जो इमेज है वो प्रिंट होकर आ गई है इस तरीके से। साथ के साथ हम चाहें तो लिंक को भी प्रिंट करवा सकते हैं, console.log लिंक, सेव, रिफ्रेश। अगर हम करेंगे शो करने से ये हमारी इमेज का लिंक था और वो इमेज प्रिंट हो गई। दोबारा शो करेंगे तो इमेज चेंज हो गई, दोबारा शो करेंगे दोबारा इमेज चेंज हो गई, दोबारा शो करेंगे दोबारा इमेज चेंज हो गई। तो इस तरीके से रैंडम डॉग्स की इमेज को हम अपने पेज के ऊपर दिखा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि जब भी हम API कॉल्स कर रहे हैं, जनरली हमारी जो APIs होती हैं, हम जिन्हें यूज़ कर रहे हैं ये फ्री APIs हैं, पर इनके ऊपर भी कुछ लिमिट होती है। इस तरीके की कुछ लिमिट्स होती हैं कि 1 मिनट में हम सिर्फ 15 कॉल्स कर सकते हैं या 20 कॉल्स कर सकते हैं। तो हर API की अपनी एक लिमिट होती है। तो जब भी हम फ्री APIs को यूज़ कर रहे हैं, कोशिश करनी है उन्हें ज़्यादा यूज़ नहीं करनी। और API को कॉल करने के लिए लूप तो बिल्कुल भी नहीं लगाने, क्योंकि उससे क्या हो सकता है, अगर हम फ्री APIs या इस तरीके की रेट लिमिट वाली APIs को यूज़ कर रहे हैं तो एक पॉइंट के बाद हो सकता है अगर हमने कोई लूप लगा लिया, बार बार हम उस API को बहुत सारी कॉल्स भेज रहे हैं, तो वो हमारे अकाउंट को ब्लॉक भी कर सकती हैं। या फिर हो सकता है कि हमारे पास कुछ एरर आ जाए, वो API काम ही करना बंद कर जाए। तो इस तरीके से APIs को मिसयूज़ नहीं करना, थोड़े से कम ही कॉल्स करके देखने हैं। तो
वैसे जनरली हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं या जितना भी हमारा लर्निंग प्रोसेस होता है उसके लिए एपीआई की जो लिमिट होती है वो मोर देन एनफ होती है, तो उसी लिमिट में रहकर हमें अपनी एपीआई कॉल्स को करना है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक्सीओस के साथ अपनी रिक्वेस्ट के अंदर हम हेडर्स को भी पास कर सकते हैं। तो बेसिकली हेडर्स को पास करने के लिए हम अपनी हेडर्स की एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं कुछ इस तरीके से, और ये जो हमारी ऑब्जेक्ट है इसमें हम अपनी की रखते हैं हेडर्स, और वैल्यू में हम एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसमें हम अपने सारे की वैल्यू पेयर्स को पास कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। हमने जो ऑलरेडी एक एपीआई थी जिसे टेस्ट किया था, जिसके अंदर हमारे पास रैंडम जोक्स आ रहे थे, इस तरीके से इस एपीआई के अंदर हमने एक्सेप्ट वाला हेडर भेजा था और इसके अंदर हमने टेक्स्ट प्लेन या फिर एक हमने एप्लीकेशन जेसन नाम का अगर हम हेडर भेजते हैं तो हमारे पास जेसन फॉर्मेट में डेटा आता है। तो हम सेम एपीआई को कॉल लगाने वाले हैं विद एडिशनल हेडर्स। तो अगर हमें हेडर्स भेजने होते हैं, सबसे पहले तो एक नॉर्मल कॉल लगाकर देखते हैं। एसिंक फंक्शन बनाएंगे गेट जोक्स। गेट जोक्स के अंदर हम ट्राई ब्लॉक में सबसे पहले तो लेट रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस। एक्सियोस के अंदर पास एक्सियोस डॉट गेट के अंदर पास कर देंगे अपना यूआरएल एंड कंसोल डॉट लॉग करके प्रिंट करवा लेंगे अपने रिजल्ट को, और कैच कर लेंगे अगर कोई एरर आता है तो, और फिर हम कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करवा देंगे अपना एरर। इसे कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो गेट जोक्स को हम कॉल लगाएंगे तो हमारे पास एक प्रॉमिस आया और प्रॉमिस के बाद हमारा ये डेटा आया। अब इस डेटा के अंदर हमारे रिजल्ट के अंदर अगर हम डॉट डेटा करें तो हमें पता चलेगा अभी हमारा जो डेटा आ रहा है, रिफ्रेश करेंगे गेट जोक्स, अभी हमारा जो डेटा आ रहा है ये एक HTML फॉर्मेट में आ रहा है। ये सब क्या है, हमारे सारे HTML टैग्स हैं। तो डॉक टाइप HTML एंड इस तरीके से HTML फॉर्मेट में डेटा आ रहा है, बट हमें डेटा कौन से फॉर्मेट में चाहिए, हमें चाहिए एप्लीकेशन जेसन के फॉर्मेट में। उस इन्फॉर्मेशन को हमें एक हेडर के अंदर पास करना पड़ेगा। तो एक कांस्टेंट बना लेते हैं कॉन्फिग यानी कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन। हम इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, हम इसे हेडर्स नाम दे सकते हैं, हम इसे कुछ और नाम दे सकते हैं, और ये बेसिकली हमारी एक ऑब्जेक्ट होगी। इस ऑब्जेक्ट की जो फर्स्ट की होगी उसके अंदर हमारे हेडर्स होंगे और वैल्यू के अंदर सारे के सारे हेडर के पेयर्स होंगे। जैसे एक पेयर हो सकता है कि हमारी जो एक्सेप्ट की है उसके अंदर हम वैल्यू पास करना चाहते हैं एप्लीकेशन स्लैश जेसन, इसे कर लेते हैं सेव। तो ये हमारे हेडर्स हो गए एंड इन्हें हम पास करेंगे एज अ सेकेंड आर्ग्यूमेंट टू आर डॉट गेट फंक्शन। तो यूआरएल के बाद हम पास कर देंगे अपने कॉन्फ़िगरेशंस, सेव एंड रिफ्रेश। तो इस बार गेट जोक्स को कॉल लगाएंगे तो हमारा जो डेटा आया ये डेटा हमारे जेसन फॉर्मेट में आया, ना कि हमारे HTML फॉर्मेट में। तो इस तरीके से हम अपने हेडर्स को पास कर सकते हैं विद इन आर एक्सियोस रिक्वेस्ट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी यूआरएल के अंदर अगर हमें क्वेरी स्ट्रिंग्स को अपडेट करना होता है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे अपने यूनिवर्सिटी वाले डेटा के लिए। जैसे हमने ऑलरेडी अपने गिटहब पर जाकर अपने यूनिवर्सिटी डेटा के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर हमने क्वेरी स्ट्रिंग्स की बात की थी। तो हमारा जो लिंक है जिसे हम एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पर ये हमारा लिंक हो जाएगा। बेसिकली इस सेकंड लिंक को जाकर भी हम चाहें तो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। हॉपस्कॉच के अंदर अगर जाएंगे, गेट के अंदर हम इस लिंक को जाकर एक्सेस कर सकते हैं। इसे सेंड करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास हमारा जेसन डेटा आ जाएगा। बेसिकली डिफरेंट जहाँ पर भी कंट्री का नेम जो है मिडिल के साथ मैच कर रहा है। अब मिडिल की जगह लेट्स सपोज अगर हम इंडिया या लेट्स सपोज अगर हम नेपाल एंटर करते हैं, सेंड की रिक्वेस्ट, तो हमारे पास कुछ डेटा आ गया। हमारे पास नेपाल की यूनिवर्सिटी आ गई, नेपाल संस्कृत यूनिवर्सिटी, एंड यही डेटा चाहिए। तो यहाँ पर क्वेरी स्ट्रिंग क्या है, यहाँ पर क्वेरी स्ट्रिंग है हमारा नेम इज इक्वल टू। तो ये हमारी क्वेरी स्ट्रिंग है जिसके अंदर वैल्यूज़ हमारी, ये जो कंट्री का नाम है ये वेरिएबल हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इतने पार्ट को कॉपी कर लेते हैं, यानी कंट्री के नाम को अभी एज अ वेरिएबल रखते हैं और बाकी पार्ट को कॉपी कर लेते हैं और अपने app.js के अंदर एक URL क्रिएट करते हैं। लेट URL इज इक्वल टू दिस URL। इतने पार्ट को हमने क्रिएट कर लिया। अब हमें पता है कि हमारे पास एक कंट्री की वैल्यू होनी चाहिए। लेट्स सपोज हमारी जो कंट्री की वैल्यू है अभी के लिए ये है हमारे पास नेपाल के इक्वल। तो हम नॉर्मली अपना एसिंक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। एसिंक फंक्शन गेट कॉलेजेस इसे कह सकते हैं। गेट कॉलेजेस के अंदर ट्राई ब्लॉक के अंदर हम अवेट करेंगे अपनी एक्सियोस डॉट गेट रिक्वेस्ट फॉर व्हाट, फॉर आर URL प्लस कंट्री। तो URL और कंट्री को दोनों को हम कॉन्कैटिनेट करके सिंगल स्ट्रिंग बनाएंगे और सिंगल स्ट्रिंग को पास कर देंगे। जैसे ही हमारा रिजल्ट आएगा उसे हम सेव करवा लेंगे और कंसोल डॉट लॉग कर देंगे अपना रिजल्ट।
एंड साथ के साथ एरर्स को हम कैच कर सकते हैं, console.log एरर ई, इसे कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। अब हम कॉल लगाएंगे अगर गेट कॉलेजेस को, तो गेट कॉलेजेस से हमारे पास बहुत सारा डेटा आ गया है। डेटा के अंदर काफ़ी ये हमारे पास एक एरे आ गया है, एरे के अंदर हमारे कॉलेज आ गया और कॉलेज की बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब हम चाहें तो एक कंट्री का नाम है, इसे एज एन एडिशनल आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं। जैसे हम अपने index.html के अंदर एक इनपुट बना सकते हैं और इसे एक प्लेस होल्डर दे देते हैं, एंटर कंट्री, एंड फिर हम एक बटन बना देते हैं जो उस कंट्री के बेसिस पर उसकी यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करेगा। इसे कह देते हैं सर्च, एंड नीचे हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हैं, या फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट की जगह सिंपली अभी सिर्फ एक पैराग्राफ बना देते हैं जिसके अंदर हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको आईडी दे देते हैं रिजल्ट, इसे कर लेते हैं सेव। तो रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर हमारे पास प्लेस होल्डर होगा जिसमें हम अपनी कंट्री का नाम एंटर कर सकते हैं और उसके बेसिस पर हम सर्च करेंगे कि कौन कौन से कॉलेजेस उस कंट्री के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारा जो बटन है, सबसे पहले तो उस बटन के ऊपर हम अपना इवेंट लिसनर ऐड कर देते हैं। एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर बटन, सेव, बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर। क्लिक इवेंट को हमें टारगेट करना है और उसके बेसिस पर हम एक एसिंक कॉलबैक क्रिएट करेंगे। एसिंक कॉलबैक के अंदर सबसे पहले तो हम console.log करवाने वाले हैं, बटन वॉज क्लिक्ड। इसे कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश। जैसे ही बटन को क्लिक करेंगे बटन वॉज क्लिक्ड, तो हमारा इवेंट लिसनर काम कर रहा है। जैसे ही बटन को हमने क्लिक किया वैसे ही हम क्या करेंगे, गेट कॉलेजेस को कॉल लगाएंगे और हम चाहते हैं गेट कॉलेजेस हमें सारे के सारे कॉलेजेस का डेटा रिटर्न कर दे। तो गेट कॉलेजेस के अंदर ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को अभी के लिए प्रिंट करवाएंगे और अगर कोई एरर आ जाता है तो उस केस में तो क्या रिटर्न होगा, उस केस में तो कुछ नहीं रिटर्न होगा, हम एक एम्प्टी एरे रिटर्न कर सकते हैं। पर अभी के लिए रिजल्ट को प्रिंट करवाएंगे। जैसे ही बटन को क्लिक करेंगे गेट कॉलेजेस को कॉल जाएगी और हमारे पास हमारा डेटा आएगा। हमें इस रिजल्ट के अंदर क्या चाहिए, इस डेटा एरे को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। पर डेटा एरे को एक्सेस करने से पहले हमारी जो कंट्री है अभी उसको देख लेते हैं। अभी कंट्री कौन सी है, अभी कंट्री है नेपाल। तो हमारी फिक्स्ड एक कंट्री वेरिएबल है जिसके अंदर नेपाल स्टोर्ड है। पर हम चाहते हैं कि यूजर जो यहाँ पर वैल्यू एंटर करे, इस इनपुट के अंदर जो वैल्यू एंटर करे उसके बेसिस पर सर्च हो। तो हम यहाँ पर अपनी जो वैल्यू है या अपनी जो कंट्री का नाम है उसे स्टोर करा सकते हैं। लेट कंट्री इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। अपने इनपुट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो हम अपनी कंट्री का नाम फिर प्रिंट भी करवा पाएंगे। सेव, तो क्वेरी सिलेक्टर से इनपुट को एक्सेस कर लिया, डॉट वैल्यू करके उसकी वैल्यू एक्सेस कर दी और उसको हम प्रिंट करवा सकते हैं। रिफ्रेश किया, अगर अभी यहाँ पर सर्च करेंगे तो एम्प्टी आएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे ABCD सर्च, तो ABCD आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे नेपाल सर्च, तो नेपाल आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे इंडिया, तो हमारे पास इंडिया आ जाएगा। एंड इस तरीके से तो हम चाहते हैं इसी कंट्री के हम कॉलेजेस लेकर आएँ। तो इस कंट्री को हम यहाँ पे पास कर सकते हैं एज अ पैरामीटर और इसको यहाँ पे डिफाइन कर देंगे एज एन आर्ग्यूमेंट और यहाँ से इस वेरिएबल को अब हम हटा सकते हैं। अब हमारी जो कंट्री का नाम होगा ये एक वेरिएबल नाम होगा। अब कंट्री के बेसिस पर हमारा डेटा रिटर्न होकर आएगा, यानी हमारा रिजल्ट आएगा। रिफ्रेश कर देते हैं। अब हम कंट्री का नाम अगर रखेंगे नेपाल, सर्च करेंगे तो हमारे पास नेपाल का डेटा आएगा। डेटा के अंदर ये कॉलेजेस हैं। अगर हम सर्च करेंगे इंडिया, सर्च करेंगे तो इस बार डेटा के अंदर क्या है, 52 साइज का एरे हमारे पास रिटर्न होकर आया है। तो 52 कॉलेजेस का डेटा इस तरीके से रिटर्न होकर आया है। अब रिजल्ट के अंदर हमें स्पेसिफिकली डेटा चाहिए, तो एक बार रिजल्ट डॉट डेटा को प्रिंट करवाते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया। लेट्स सपोज वी वांट कि हमें कनाडा का डेटा चाहिए। सर्च किया तो हमारे पास 4 साइज का अपना एरे आ गया। डेटा के अंदर हर एक इंडेक्स पर पूरी की पूरी हमारी एक ऑब्जेक्ट स्टोर्ड है जिसके अंदर कॉलेजेस के नाम हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ इस रिजल्ट डॉट डेटा को हम कर सकते हैं रिटर्न। तो हम रिटर्न कर सकते हैं यहाँ से रिजल्ट डॉट डेटा को। तो जैसे ही गेट कॉलेजेस हमें डेटा रिटर्न कर देगा तो हम उसे कहीं पर स्टोर करवा लेंगे। लेट कॉलेजेस इज इक्वल टू गेट कॉलेजेस ऑफ दिस कंट्री एंड इसे हम कर देंगे अवेट, क्योंकि ये क्या है, ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है तो इसके लिए हमें अवेट करना पड़ेगा और जैसे ही आ जाता है वैसे ही हम कॉलेजेस को प्रिंट करवा देंगे। तो क्या हो रहा है, बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक किया बटन क्या करेगा, कंट्री निकाल लेगा इनपुट से। जैसे ही बटन ने कंट्री निकाल ली
वैसे ही वो कॉलेजेस को, गेट कॉलेजेस को कॉल लगा देगा। गेट कॉलेजेस क्या करेगा, हमारी एपीआई को कॉल लगाएगा, उसके ऊपर एपीआई के अंदर कैसे हमें क्वेरी स्ट्रिंग को ऐड करना है वो तो हमें पता ही चल गया, इतना पार्ट नॉर्मल रखना है और वैल्यू अपने आप कॉन्कैटिनेट हो जाएगी। उसके बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट डॉट डेटा, उसे हम रिटर्न कर देंगे, यानी हमारा जो एरे आएगा सारे के सारे डेटा को वो रिटर्न हो जाएगा, और एरर आ गया तो एम्प्टी एरे रिटर्न हो जाएगा। और फिर जो भी हमारे पास कॉलेजेस का एरे आएगा, ये हमारा कॉलेजेस का एरे है, इसे हम चाहें तो COLARR भी कह सकते हैं, कॉलेज एरे। तो जो कॉलेज एरे की वैल्यू होगी उसे हम प्रिंट कर देंगे। रिफ्रेश करेंगे, कनाडा के लिए सर्च किया तो उसके कॉलेज एरे की वैल्यू आ गई। इंडिया के लिए सर्च किया तो इंडिया के जो कॉलेजेस का एरे है वो हमारे पास आ गया। अब हम चाहते हैं कॉलेजेस के एरे से एक एक जो कॉलेज का नाम है वो हमारे पास प्रिंट होकर आ जाए। तो उसके लिए ये जो हमारा रिजल्ट था इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं टू एन अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इसे अब हम आईडी दे सकते हैं एक लिस्ट की। तो ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गई हमारे पास, और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम सारे के सारे कॉलेजेस की लिस्ट बनाएंगे। इसको कर लेते हैं सेव। तो एक फंक्शन कॉल कर सकते हैं अपने कॉलेजेस एरे के लिए, इसको कह सकते हैं शो। एक नया फंक्शन बनाएंगे शो नाम से, जिसके अंदर अपने कॉलेजेस का एरे हम पास कर देंगे। यहाँ से इसे हटा लेते हैं और शो फंक्शन को लिखते हैं फंक्शन शो। फंक्शन शो के अंदर हमारे पास हमारे कॉलेजेस का एरे आया है, तो इसके अंदर एक फॉर ऑफ लूप लगा लेते हैं। कॉलेज ऑफ कॉलेज एरे के लिए हम console.log प्रिंट करके इंडिविजुअली हर एक कॉलेज को प्रिंट करवा सकते हैं। रिफ्रेश किया, लेट्स सपोज हम कनाडा के कॉलेजेस के लिए सर्च कर रहे हैं, तो ये सारे कॉलेजेस आ गए, 3 कॉलेजेस कनाडा के, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, 3 नहीं 4 हैं कॉलेजेस। एंड कॉलेजेस के इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें लेट्स सपोज सिर्फ नेम प्रिंट करवाना है, तो हम डॉट नेम कर सकते हैं, कॉलेज डॉट नेम। सेव, रिफ्रेश। हमें कनाडा के कॉलेजेस चाहिए, सर्च, तो ये हमारी 4 कॉलेजेस रिटर्न होकर आ गए हमारे पास। अब हम चाहते हैं इन्हें लिस्ट के अंदर ऐड करें। ये तो 4 कनाडा के आगे, हम चाहें तो लेट्स सपोज इफ़ वी वांट नेपाल के कॉलेजेस, तो ये हमारे पास प्रिंट होकर आ रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमें यूनाइटेड स्टेट्स के लिए चाहिए, तो ये हमारे पास आ गए। इस तरीके से किसी भी कंट्री के आ सकते हैं। तो यहाँ पर अपनी लिस्ट को एक्सेस कर लेते हैं। लेट लिस्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, हमारी लिस्ट। एंड अब लिस्ट के अंदर हम कॉलेजेस को ऐड करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें एक LI यानी लिस्ट आइटम भी बनाना पड़ेगा। तो एक नया आइटम क्रिएट करेंगे हर एक कॉलेज के लिए, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, या लेट LI इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट के अंदर मुझे लिस्ट आइटम चाहिए। लिस्ट आइटम के इनर टेक्स्ट में हम ऐड कर देंगे अपना कॉलेज का नेम, एंड फिर लिस्ट के अंदर अपेंड चाइल्ड कर देंगे, डॉट अपेंड चाइल्ड हमारा लिस्ट आइटम। इसे कर लेते हैं सेव। मतलब इतना जो पार्ट होगा, इतने पार्ट से हम अपना लिस्ट आइटम क्रिएट कर रहे हैं, उसके टेक्स्ट के अंदर अपने कॉलेज का नाम लिख रहे हैं और फिर उसे लिस्ट के अंदर अपेंड कर रहे हैं। सेव एंड रिफ्रेश। अब लेट्स सपोज हमें कनाडा का डेटा चाहिए, सर्च किया तो कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल इन अपेंड चाइल्ड, ये एरर आया हमारा लाइन नंबर 19 पर हमने लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर ये जो लिस्ट है ये हमारी आईडी है, तो क्वेरी सिलेक्टर में हमने लिस्ट लिख दिया, आईडी कर लेते हैं। रिफ्रेश किया, दोबारा कनाडा के लिए सर्च किया तो 4 कॉलेजेस आ गए और इनकी लिस्ट भी आ गई। अब अगर हम सर्च करते हैं लेट्स सपोज नेपाल के लिए, तो सर्च किया तो लिस्ट आ गई और वो यहाँ पर अपेंड हो गया। हम चाहते हैं सिर्फ जो करंट कंट्री है उसका आए, तो उसके लिए ये भी कर सकते हैं, लिस्ट डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू एम्प्टी। शुरुआत में अपनी जो पूरी लिस्ट है उसको खाली कर लेंगे जैसे ही सर्च किया। रिफ्रेश करेंगे, इस बार अगर कनाडा के लिए सर्च किया तो कनाडा के कॉलेजेस आ गए। इस बार अगर नेपाल के लिए सर्च किया तो नेपाल के कॉलेजेस आ गए। इस बार अगर हम इंडिया के लिए सर्च करते हैं तो इंडिया के काफ़ी सारे कॉलेजेस के नाम आ जाएंगे। लेट्स सपोज वी सर्च फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, सर्च किया, यूनाइटेड स्टेट्स के काफ़ी सारे कॉलेजेस के नाम आ गए। तो इस तरीके से हम अपनी API जो है उसको यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट काम करने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग APIs एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको एज अ होमवर्क प्रॉब्लम भी देना चाहती हूँ। हर API का जो डेटा है उसमें हर जो कॉलेज है उसके साथ स्टेट का डेटा भी रिटर्न होता है। अगर लेट्स सपोज हम नेम के अंदर इंडिया सेंड करते हैं
तो ये जो सारा का सारा डेटा है, इसमें हर ऑब्जेक्ट के पास एक स्टेट प्रोविंस नाम की भी की होगी, जिसमें हमारी स्टेट का नाम होगा। तो इंडिया के लिए जितने भी हमारे पास डेटा आएंगे, उन सब के लिए स्टेट का डेटा भी अलग से हम निकाल सकते हैं। तो आपको इस कोड को, इस पूरे के पूरे जो हमने वेब पेज बनाया है, उसको कन्वर्ट करना है टू समथिंग डिफरेंट। हम क्या करेंगे, सेम एपीआई को यूज़ करेंगे। एज अ होमवर्क प्रॉब्लम आपको इसी एपीआई को कॉल लगानी है और इसमें कंट्री का नाम इंडिया फिक्स्ड होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, एक ऐसा फीचर डेवलप करना है जिसमें स्टेट के बेसिस पर स्टूडेंट सर्च कर पाए, यानी आप एज अ यूजर सर्च कर पाओ, और जो भी उस स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस होंगे उन्हें आपको ऐसे ही लिस्ट में प्रिंट करवाना है। तो ये मैं आपको एज अ होमवर्क प्रॉब्लम दे रही हूँ, ताकि हम क्या कर सकें, एपीआईज को एक्सप्लोर कर सकें। और सेम एपीआई को हमें यूज़ करना है, फ्री एपीआई है, कुछ हमें एडिशनल नहीं करना, बहुत सिंपल कोड होने वाला है। मैक्सिमम ऐसा ही दिखेगा वो कोड, बिल्कुल सिंपल तरीके से, जैसे हमने कंट्रीज़ के लिए प्रिंट करवाया है, आपको स्टेट के लिए प्रिंट करवाना है। और इनफैक्ट आप भी खुद से जाकर अपनी नई नई एपीआईज जो है उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। जितना हम यूज़ करेंगे एपीआईज को, उतना ज़्यादा हम सीखेंगे HTTP कॉल्स के बारे में, कि किस तरीके से एजेक्स काम करता है।